मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम जितना छोटा लगता था, उतना ही बड़ा उसका दिल और जिगर था। एक बार की बात है, उसकी छोटी सी बस्ती सीमा के पास थी, जहां दो देशों के बीच एक पतली सी रेखा जमीन पे खिंची थी। सीमा के उस पार का देश जिंतुर नाम से जाना जाता था और हमारे मुल्क का नाम रहमानपुर। दोनों देशों के बीच हमेशा हल्की फुल्की तंते रहती थी, पर सच बात यही थी कि दोनों तरफ के लोग आपस में मिलते भी थे, शादी विवाह होते थे और कई बार बाजार में एक दूसरे के सामान बिकते थे। पर फिर भी नेताओं और अफसरों के कारण छोटे छोटे झगड़े बड़े बन जाते थे। एक दिन खबर आई कि जिंतुर के कुछ सैनिक हमारी सीमा के पास अभ्यास कर रहे हैं। अफवाहों ने आग पकड़ी और लोग घबरा गए। बाजार में रैलियां हुई, कुछ नौजवानों ने बड़े बड़े शब्द कहे और कई लोग डर कर अपने घर भीतर चले गए। इसी बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपने ढेर सारे जिद्दीपन, थोड़ी सी शराफत और बहुत सारी तकरार वाली बुद्धि के साथ रोज की तरह चाय पीते पीते समाचार सुने। उन्होंने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वक्त है दिखाने का, हमला होगा और यही सब। मुल्ला ने चाय का एक घूंट लिया, दिमाग में गणना की और अचानक बोले, मैं संकल्प ले रहा हूं। गांव वाले हैरान हुए। किस बात का संकल्प मुल्ला? मुल्ला ने बड़े गर्व से कहा, मैं जिंतुर देश को चैलेंज देता हूं। लड़खड़ाहट से लोगों की आवाजें आई। क्यों, क्या करोगे? मुल्ला ने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं एक हफ्ते के भीतर जितनी हंसी पैदा कर सकूंगा, उतनी जिंतुर वाले पैदा करके दिखाऊंगा। अगर वे हंसने से चूक गए तो समझ लेना कि वे युद्ध के मूड में नहीं हैं। लोग समझे नहीं। किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम पागल हो क्या? युद्ध की बातें चल रही हैं और तुम हंसी की बातें कर रहे हो। मुल्ला मुस्कुराए, हिसाब बताओ। युद्ध की शुरुआत जो होती है वो डर और गुस्से से होती है। अगर मैं हंसी फैलाऊंगा तो डर घटेगा और गुस्सा भी, और जब गुस्सा कम होगा तो बात बात पर तलवार नहीं निकलेगी। गांव के बुजुर्गों ने सिर खुजाया। किसी ने कहा, यह तो बड़ा अनजान तरीका है। मुल्ला का मन चंचल था। वो हर समस्या को किसी न किसी तरह के मजाक में बदल देता था। उसने ठान लिया था कि वो बड़े मुद्दों को भी हल्का करके रख देगा। उसने एक योजना बनाई, लेकिन ये योजना किसी तीर तर्कश या बम पर आधारित नहीं थी। ये योजना एक बड़े ही अजीबोगरीब चैलेंज पर टिकी थी। जिंतुर के सेनापति को कविता लिखकर चुनौती देना और उसके जवाब का इंतजार करना। जो जवाब हंसाएगा वही जीत जाएगा। मुल्ला ने सबसे पहले गांव के कुम्हार से एक बड़ा सा मटका मंगवाया। मटका गांव की शान बन गया। उसने उसे रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया और मटके के ढक्कन पर एक बड़ा तख्ती सा लगा दिया, जिस पर लिखा था, हंसी का मटका। फिर उसने बाजार में ऐलान कर दिया कि अगले 3 दिन सब लोग अपनी अपनी हंसी का सर्वे करके आए। हंसी बिकती नहीं, पर मुल्ला के मटका में हंसी देनी थी। लोग हंसी देने का अर्थ समझे नहीं, पर फिर भी उत्सुक थे। पहला दिन आया और लोग मटका के पास जमा होने लगे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि बस देखकर ही हंस पड़ते थे। कुछ लड़कियां अपने नारों के साथ आई और सबने एक दूसरे को व्यंग्य सुनाए। मुल्ला नोट करता गया, किसका हंसना कब शुरू हुआ, किसने किस बात पर ठहाका लगाया। हंसी का तौल कोई नहीं कर सकता, पर मुल्ला के लिए ये सब खेल था। वो हर हंसी को एक कहानी मानता और उसे संभालता। ये सब देखकर जिंतुर के कारोबारी, जो अक्सर हमारे बाजार आते थे, हंसते खेलते पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? मुल्ला ने बड़े धीरज से बताया कि ये नया खेल है। हम दुनिया को दिखाएंगे कि डर से नहीं, हंसी से बड़ा काम होता है। कारोबारी अपनी पीठ थपथपाकर गए और लौटकर खबर ले गए अपने देश में। अब बात उस दिन की जब मुल्ला ने चिट्ठी लिखने का निर्णय लिया। चिट्ठी में उसने बड़े अदब से लिखा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन रहमानपुर से जिंतुर के सम्मानित सेनापति को यह चुनौती देता हूं कि यदि आप हमारे मटका हंसी के समारोह में आते हैं और हंसकर ये सिद्ध कर देते हैं कि आप हमारी हंसी से प्रभावित नहीं हुए, तो मैं अपने गांव के सारे लड़कों को आपके कैंप में भेजकर आपकी झंडू गोली बनवा दूंगा।
उसने चिट्ठी में और भी कुछ लिखा। यदि आप मटका में हंस पड़े तो समझ लेना कि आप युद्ध के मूड में नहीं हैं। हम फिर बात करेंगे। ये चिट्ठी इतनी सीधी और बेतकल्लुफ थी कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि यह शांति का एक तरीका होगा। उसने एक कराहती नकल भी चिपका दी थी। एक तस्वीर जिसमें मुल्ला बड़े गंभीर चेहरे के साथ तख्त पर बैठा हुआ दिखता था और उसके पैरों के पास एक बट्टा और चूहे का गाना लिखा हुआ था। सीना गर्व से फूल उठा और चिट्ठी को मुल्ला ने एक कबूतर के जरिए भेज दिया। कबूतर ने उड़ान भरी और कुछ दिनों में रिपोर्ट आई कि जिंतूर के सेनापति ने हंसते हुए कहा, "ये आदमी बड़ा अजीब है, चलो देखते हैं।" सेनापति के जहाज वाले और अफसर इस सब को सिर्फ एक मजाक समझ रहे थे, पर जैसे ही गुफ्तगू चली, उनके बीच भी हल्की सी जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार सेनापति ने आदेश दिया कि कोई एक प्रतिनिधि हमारे गांव जाए और देखे कि असल में क्या होता है। प्रतिनिधि आया, एक बड़ा जवान, पर आंखों में मुस्कान का एक अंश छिपा हुआ। उसने मुल्ला से कहा, "आपने बड़ी अजीब चुनौती दी है, अगर इसमें कुछ राज है तो बताइए।" मुल्ला ने बगले झांक कर कहा, "राज तो केवल एक है, हंसी।" प्रतिनिधि ने गांव को देखा। उसने देखा कि लोग बाजार में बिना किसी भय के घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और महिलाएं चेहरे पर मुस्कान लिए खेतों में जा रही है। हमारे मुल्क के सिपाही भी बाजार में ऐसे घूम रहे थे जैसे छुट्टी के दिन हो। प्रतिनिधि ने पूछा, "क्या यहां कोई डर नहीं है?" मुल्ला ने कहा, "डर तो सब जगह है, पर डर को हम पहचान कर उसके साथ नाचते हैं।" प्रतिनिधि ने हंसकर कहा, "यह बात बड़े अफसरों को अजीब लगेगी।" वो वापस गया और सब कुछ रिपोर्ट कर गया। रिपोर्ट ने जिंतूर में हलचल मचा दी। सेनापति ने सोचा कि शायद ये एक चाल है, पर समय बीतता गया और कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। मुल्ला को सफलता की पहली कड़ी मिली। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी हरकतें बड़े असर रखती हैं। उसने फिर से योजना बनाई। उसने 20-20 टोकरियों में तरह तरह के मसाले, मिठाइयाँ और चुटकुले भरे और उन टोकरियों को सीमा पर घास के ढेरों में छिपा दिया। योजना ये थी कि रात में जब जिंतूर के कुछ चौकीदार देखेंगे कि रहमानपुर की ओर से रेशमी झंडे लहर रहे हैं और बीच बीच में टोकरी पड़ रही है, तो वे सोचेंगे कि ये कोई उपहार है। पर उपहारों के साथ एक एक पत्र भी रखे हुए थे जिनमें जरा सा व्यंग्य था। व्यंग्य ऐसा कि आदमी मुस्कुराए बिना न रह सके। रात हुई और टोकरी गिरने लगी। कुछ चौकीदार उठकर देखने गए और देखकर हंसने लगे। हंसी एक दो घरों में गूंजी और वो हंसी जल्दी से फैल गई। जिंतूर के अफसरों ने इसे देखा और कहा, "यह तो बड़ा नमूदार कार्यक्रम है।" उन्होंने भी उन टोकरियों को खोला और पत्र पढ़े। पत्रों में लिखा था, "हंसी का उपहार, कृपया इसे पास की टोकरी में रखें और पड़ोसी को सौंप दें।" पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हंसी का असर दोनों तरफ फैलने लगा। अब मुल्ला ने सोचा कि वाकई शांति का सबसे बड़ा हथियार शायद एक साधारण चुटकुला हो सकता है। उसने अपने जानकारों को बुलाया और कहा, "हम उस दिन का आयोजन करेंगे जब दोनों देशों के लोगों का बड़ा मिलन होगा। हम एक खेल रखेंगे, हंसी का खेल। जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसा देगा वही जीत जाएगा।" लोग पहले तो हैरान हुए, पर फिर यह विचार उन्हें पसंद आया। क्या कभी सोचा था कि युद्ध के बजाय हंसी से संबंधित मुकाबला भी हो सकता है? समय आया। सीमा पर एक बड़ा मैदान तय हुआ जहां दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हुए। सेनापति और हमारे जिलेदार दोनों थे। मुल्ला मंच पर चढ़ा और बोला, "आइए आज हम अपनी बुद्धि और दिल का प्रयोग करें। आइए दिखाएं कि किसकी हंसी ज्यादा दूर तक, ज्यादा गहरे तक पहुंचती है।" शोर हुआ, ताली बजी और आयोजन आरंभ हुआ। पहले जिंतूर के एक बूढ़े कवि ने कविता सुनाई। कविता इतनी हास्यपूर्ण थी कि कुछ सिपाही बहुत जोर से हंस पड़े और अपने अपने चश्मे की जगह हाथ पर रख दिए। फिर हमारे गांव की नानी ने लोक कहानी सुनाई जिसमें चतुर लोमड़ी और मूर्ख शेर की बातें थी। लोग ठहाकों से लोटपोट हो रहे थे। मुल्ला के पास भी कुछ चटपट कहानियां थी। उसने बताना शुरू किया
कि कैसे उसके बैल ने एक बार मंदिर की घंटी से शर्म कर दी थी और घंटी को देखकर खुद को पेला समझकर भाग गया। लोग इतने हंसे कि कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनके मां बाप ने पानी पिलाया। समाप्त होते होते दोनों देशों के लोगों में एक अजीब सी हल्की सी दोस्ती बन गई। सेनापति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमने सोचा था कि ये सब किसी चाल का हिस्सा होगा, पर यह सच में दिल को खुशी देता है। उसने मुल्ला की तरफ देखते हुए कहा, तुमने बड़ा सूझबूझ का काम किया है। मुल्ला का अभिमान धीरे धीरे कुछ शर्म में बदल गया। वो जानता था कि उसने कुछ अच्छा किया है, पर उसकी हर चाल में एक तुक रहती है। उसने कहा, जहां हंसी है वहां भरोसा होता है, और जहां भरोसा है वहां बातचीत आसान होती है। ठीक उसी समय जिंतूर के एक उच्च अफसर ने जोर से कहा, लेकिन फिर भी सीमांत मामलों पर चर्चा जरूरी है। ये बात सुनकर मुल्ला ने तुरंत सुझाव दिया, तो चलिए आज की हंसी के बाद हम कल एक छोटा वार्ता सत्र रखेंगे, जहां हम किन किन चीजों से नाराज हैं वे बताएंगे और हम उन्हें चाय पर हल्का सा मुलायम कर देंगे। सभी ने हंसकर सहमति दे दी और इसी तरह बातचीत शुरू हुई। छोटे मुद्दों पर समझौते हुए जा रहे थे। बड़ा जंजाल धीरे धीरे खुलने लगा। समझौते की लड़ी में एक बड़ा विषय आया, पानी का बांटने का प्रबंध। सीमा के किनारे एक नदी बहती थी और दोनों देशों के किसान उस पानी को लेकर अक्सर लड़ते। मुल्ला ने सुझाव दिया कि हम नदी के किनारे साझा मेला बनाएंगे, जहां पानी के मौसम की जानकारी साझा की जाए और दोनों तरफ के लोग मिलकर नहरों की मरम्मत करेंगे। यह सुनकर सेनापति ने पहला प्रस्ताव रखा और कुछ समय में दोनों देशों के मिस्त्री मिलकर चैन से नहर की मरम्मत करने लगे। काम के बीच उनकी बातें भी खुलने लगी। किसने किस गांव की मिष्ठान पसंद की, किसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, किसने किसका कानून समझा और किसने किसका हील कॉस। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ जिद्दी लोगों ने इस सब को पचा नहीं पाया। उनके मन में विचार थे कि मुल्ला किसी राजनयिक की तरह दिखता है, पर वास्तव में वो शासन की कमजोरी का प्रतीक है। उन्होंने अफवाह फैला दी कि मुल्ला ने किसी मीठे सौदे के बदले कुछ गुप्त शर्तें रखी है। अफवाह फैलते ही कुछ लोगों का मन फिर से कड़क रहा था, पर मुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगला कदम उठाया। भोर सवेरे वो बाजार में खड़ा हुआ और उसने छोटे छोटे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, जैसे कि बताइए, अगर चूहे का राजा चोर हो तो वो किसका घर चुनेगा? लोगों ने पहले भौहें चढ़ाई और फिर हंस पड़े। हंसी के साथ ही उनके दिलों में जो डर था वो फिर से पिघलने लगा। मुल्ला ने हर समस्या के सामने एक कप चाय और एक चुटकुला रखा। उसने बातचीत में शर्त नहीं रखी, केवल अवसर बनाए। धीरे धीरे अफवाहें भी खत्म हो गई। दिन प्रतिदिन संबंध गहरे होते गए। जिंतूर के व्यापारियों ने देख लिया कि साझेदारी से दोनों को फायदा होता है। गांव के लोग मिलकर मेलों का आयोजन करने लगे और दोनों तरफ के बच्चे मिलकर खेलते। एक दिन दोनों देशों के नेता ने आम सहमति से घोषणा कर दी कि वे सीमा पर एक सांस्कृतिक उत्सव हर साल आयोजित करेंगे। ये कैसे हुआ? एक छोटे से चुटकुले और चाय के प्यालों की वजह से। समय बीता और मुल्ला का नाम आसपास के इलाकों में फैल गया। लोग आते और पूछते कि ये सब कैसे हुआ। मुल्ला हमेशा विनम्र रहता। वो कहता, मैंने केवल वादा किया था कि मैं हंसी से चुनौती दूंगा। हंसी ने अपनी राह खुद बनाई। लोग उसके सरलपन की तारीफ करते, पर कुछ लोग उसकी चालाकी को लेकर उद्धत भी रहते। पर मुल्ला को परवाह नहीं थी। वो हर दिन बाजार में टहलता और किसी न किसी को हंसी के बहाने से जोड़ देता। कभी कभी मुल्ला को भी डर होता था। वो सोचता कि क्या उसने कुछ छोटा नहीं कर दिया जो बड़े परिणाम लाए। पर फिर वो देखता कि बच्चे मिलकर नदी के किनारे पेड़ लगा रहे हैं और बूढ़े दोनों देशों के लोग आपस में चाय पर बातें कर रहे हैं। उसे दिल से खुशी होती। उसने महसूस किया कि असल जीत ये नहीं कि कोई देश किसे हरा दे। असल जीत ये है कि लोग मिलकर बैठें और एक दूसरे के जूते के साइज जाने। जब वो ऐसा करता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। कहानी का आखिरी और सबसे रोचक मोड़ तब आया
जब दोनों देशों के सैनिकों ने एक साझा सुरक्षा कमेटी बनाई। इसका उद्देश्य था कि कोई भी बड़ा मुद्दा हो तो वो बातचीत के जरिए हल किया जाए। इस कमेटी की शुरुआत किसने की? मुल्ला ने अपने मटके से एक छोटा सा सिक्का निकाला और दोनों अफसरों को दिया। सिक्के पर लिखा था हंसी और समझ की मुद्रा, और उन्होंने इसे उस दिन की निशानी मानकर गले लगा लिया। लोग कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ हंसी ही नहीं बांटी, उसने एक तरीका दिखाया कि किस तरह छोटे छोटे मानव संबंध बड़े राजनीतिक फैसलों को बदल सकते हैं। उसकी वफादारी अपने गांव के प्रति और उसकी सादगी ने उसे एक असामान्य नेता बना दिया। उसने कभी बड़ा भाषण नहीं दिया, सिर्फ छोटे छोटे किस्से सुनाए और लोगों को जोड़ा। उसने दिखाया कि अगर दो देशों के बीच झगड़ा है तो जरूरी नहीं कि तलवारें निकाली जाएं। बस अगर दोनों तरफ के लोग मिलकर बैठें और एक कप चाय पर पुराने किस्सों पर हंस लें तो शायद दुनिया बेहतर हो जाए। वो शाम जब अंतिम समारोह हुआ, उस दिन मुल्ला मंच पर आया और उसने कहा, मैंने तो बस एक वादा किया था, कोई युद्ध नहीं होगा, सिर्फ हंसी का प्रतियोगिता होगी। अब देखो, दोनों तरफ के बच्चे मिलकर गीत गा रहे हैं। लोग चिल्लाकर बोले, मुल्ला, तुमने कमाल कर दिया। मुल्ला ने सिर झुकाया और चुटकी में कहा, कमाल तो हंसी ने किया, मैं तो बस उसका दूत था। कहानी का अंत इतना साधारण था जितना कि मुल्ला का जीवन। एक छोटे से गांव के कितने बड़े काम होते हैं, ये मुल्ला ने दिखा दिया। शायद किसी ने सोचा होगा कि ये सब किस तरह संभव हुआ, पर मुल्ला का उत्तर हमेशा एक ही रहता था। जब दो लोग एक ही बात पर हंस सकें, तब वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं रह सकते। और यही उसके जीवन का संदेश बन गया। लोग याद रखते हैं कि जब मुल्ला ने संकल्प लिया और दुश्मन देश को चैलेंज दिया, तब उसने तलवार नहीं बल्कि हंसी का मटका उठाया। उसने सिद्ध कर दिया कि साहस सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि शांति की खोज में भी होता है। और मटका, जिसका ढक्कन अब भी गांव के हर मेले में रखा जाता था, लोगों को याद दिलाता कि कभी कभी सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो हंसाना जानता हो। मुल्ला नसीरुद्दीन और ओशो की मुलाकात की कहानी किसी ने सुनी भी हो तो वैसी नहीं जानी जो आज मैं बताने जा रहा हूं। ये वे समय की बात है जब दुनिया में बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें बिना हड़बड़ी के कह दी जाती थी और छोटे छोटे लोग उन बातों को बड़े आराम से समझा भी ले जाते थे या नहीं समझ पाते थे। दोनों ही ठीक था। मुल्ला अपने गांव से निकले थे किसी तकरार या मसले के कारण नहीं, बस इसलिए कि उन्हें अपने ऊपर से कुछ भार हटाना था। वो चल दिए थे एक ऐसे रास्ते पर जहां कहा जाता था कि ध्यान और हंसी दोनों मिलते हैं। रास्ते में खबर मिली कि एक आश्रम है जिसके बाहर देहाती नाविक और शहर के बुद्धिमान दोनों ही आते जाते हैं। आश्रम के पास एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे एक छतरी सी लगी हुई थी जहां रोज सुबह एक अनोखा व्यंजन तैयार होता था। लोग आते, बैठते, चुप रहते और चुप्पी में ही बातों का आदान प्रदान करते थे। ओशो भी उसी आश्रम में गए हुए थे। वे ऐसे आदमी थे जिनकी बातें अक्सर हवा में कुछ नोट बनकर गूंज जाती थी और लोग उन नोटों को पाकर अपने अपने जेबों में कुछ न कुछ रख लेते थे। वहां के लोग कहते थे कि ओशो के पास रहना मतलब किसी न किसी पहेली का हल हर रोज पाना। पर ओशो के पास जितनी गुफ्तगू थी उतनी शांति भी। शांति उनकी आवाज नहीं, उनकी मौजूदगी थी। मुल्ला का स्वभाव समझदार और हल्का फुल्का था। वो हर बात को चुटकुले में बदल देते थे और लोक लहजे में गहरे सच छिपा लेते थे। इसलिए जब दोनों का मिलन हुआ तो आसपास के लोग सोचने लगे कि क्या मिलेगा, किसकी हंसी ज्यादा तेज होगी या किसकी गंभीरता अधिक भारी। पहली बार मुल्ला ने ओशो को देखा तो ओशो एक पेड़ की जड़ पर बैठे थे। चश्मा नहीं था, आंखें आधी बंद, हाथ में एक छोटी सी कटोरी लेकर। कटोरी में कुछ भी नहीं था, पर लोग जानते थे कि खाली कटोरी भी कभी कभी ज्यादा स्वाद देती है। मुल्ला ने पास जाकर बड़े प्रेम से कहा, साहब, अगर आप में इतना ध्यान है तो बताइए कि ध्यान का स्वाद कैसा होता है। ओशो ने बिना चौंके कहा,
ध्यान का स्वाद बहुत सादा होता है, जैसे पानी का पहला घूंट। मुल्ला बोले, तो फिर पानी दो, मैं भी स्वाद लेना चाहता हूं। वे हंस पड़े और ओशो ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले पूछो कि यह पानी किसने भरा है। मुल्ला ने झट से जवाब दिया, ये तो मैं जानता हूं। ये वही पानी है जो कल खेत में बहकर हमारे आंगन में आ गया था। ओशो ने आंख खोलकर देखा और बोले, तब तो बात और भी मजेदार है। पानी नदी में बहता है और फिर आ जाकर तुम्हारे हाथों में आता है। यही तो ध्यान भी है। मुल्ला ने सोचा कि ये व्यक्ति किसी मजाक में गहरी बात ढूंढ देता है। वे कुछ दिन आश्रम में रुके। रोज सुबह वे उठते, चाय पीते और फिर ओशो के पास आकर एक सवाल करते। ओशो हर सवाल को किसी छोटे से फूल की तरह पकड़ते और उसे अपने हाथ में घुमाते हुए सारे पंखों को अलग कर देते। फिर वही फूल कुछ और ही रूप में वापस दे देते। एक दिन मुल्ला ने कहा, आप कहते हैं कि सब कुछ एक ही है, पर अगर सब एक ही है तो फिर ये अलग अलग लोग क्यों हैं? ओशो ने कहा, क्योंकि तुम लोगों को अलग रहने की खुशी भी देनी पड़ती है। इस तरह तुम अपनी हंसी का स्वाद भी पा सको। मुल्ला ने तुरंत कहा, यह तो बड़ी दयालुता है कि अलग अलग होने की फीस भी कोई चुका रहा है। ओशो जोर से हंस पड़े और बोले, हंसी फीस नहीं होती, हंसी तो टैक्स है। जो जितना हंसता है उतना ही संस्थान को खिला देता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला ने सोचा कि वो एक प्रयोग करेंगे। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता में अक्सर ऐसे द्वंद्व होते हैं जिन्हें हल्का करने के लिए सिर्फ एक ठोस कदम चाहिए। उस दिन उन्होंने तय किया कि वे आश्रम के भीतर एक बढ़िया झूठ बोलेंगे। झूठ ऐसा कि सुनने वाले को लगे कि सच्चाई धीमे धीमे मुस्कुरा रही है। वे मंच पर गए और बोले, मैं कल से सुना हूं कि यहां की हवा में एक नया नियम लागू हुआ है। यदि कोई व्यक्ति दिन में 3 बार हंसेगा तो उसे 1 किलो बोंस मिलेंगे। आश्रम में कुछ लोग चौंके, कुछ हंसे, कुछ ने सोचा ये मुल्ले की कोई चाल है। ओशो ने आंखें मुस्कुराई और कहा, किसने ये नियम बनवाया? मुल्ला बोले, मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि आध्यात्मिकता को भी कभी कभी किराने की दुकान की तरह स्टोर करना चाहिए ताकि लोग उसे घर ले जा सकें। ओशो ने शांत स्वर में कहा, किराने का सामान घर में तब तक काम आता है जब तक लोग उसे खाते हैं। मुल्ला ने कहा, तो फिर आध्यात्मिकता का सामान किस तरह घर में खिला सकते हैं? ओशो ने कहा, बिना पकाए। ये सुनकर मुल्ला को चुभन सी हुई और फिर वे बोले, अच्छा, मैं ऐसा करूंगा। मैं कल सुबह 3 बार हंसूंगा और देखता हूं कि किसे बोंस मिलता है। ओशो ने कहा, हंसना मुफ्त है, लेकिन बोंस वही देता है जिसको सांस लेने का अधिकार खुद समझ में आता है। मुल्ला ने सोचा कि यह सहज ही समझाया गया, वरना किसी लिखित कानून की तरह नहीं। उन्होंने तय किया कि वे हर हंसी में एक छोटा सा उपहार छिपाएंगे। उपहार अलग तरह का होगा, शब्दों में एक चाबी। वे लोगों को देंगे और लोग अपने अपने दरवाजे खोलेंगे। मुल्ला ने अगले दिन आश्रम में 3 बार हंसा। पहली हंसी सुबह सुबह की थी, जब उन्होंने एक सिपाही के जूते उलट पहने देखे। दूसरी हंसी तब आई जब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे और एक पक्षी ने उनके सर पर अपना घोंसला बनाने की कोशिश की। तीसरी हंसी एक बच्चे की बात सुनकर आई जिसने कहा, मेरी दादी कहती है कि शांति तभी आती है जब सब लोग अपना मोबाइल सकून में रखते हैं। इन तीनों हंसियों के बाद मुल्ला ने छोटे छोटे लिफाफे बांटे जिनमें कुछ कविताएं और कुछ सामान्य निर्देश थे, जैसे कि जिन चीजों को तुम खोए समझते हो उनसे 1 कप चाय बनाओ और अकेले बैठकर उसे पियो, और जब भी किसी से मन मुटाव हो पहले उसके जूते पहन कर देखो। लोग पहले तो अचरज में थे, पर धीरे धीरे उन्होंने उन लिफाफों को पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ते पढ़ते उनकी मुस्कान गहरी होती गई। कुछ लोगों की आंखों में नमी आ गई, कुछ ने अपने पुराने विवाहों को याद किया और कुछ ने अपने बचपन की गलियों की खुशबू पाई। ओशो ने यह देखा तो बोले, तुम्हारा झूठ अच्छा निकला। मुल्ला ने झट से कहा, यह झूठ नहीं था, यह बस एक रास्ता था लोगों के भीतर के दरवाजों को खटखटाने का। ओशो ने कहा, सही है, लेकिन दरवाजे तो हमेशा खुलते हैं,
जब दरवाजे के सामने बैठा व्यक्ति चाबी भूल जाता है। मुल्ला ने कहा, तो चलो चाबी बांटते हैं। इस पर ओशो ने चुपचाप एक चिट्ठी निकाली और मुल्ला को दी। चिट्ठी पर सिर्फ एक पंक्ति थी, खुद के सामने झुकने का अभ्यास करो। मुल्ला ने पढ़कर मुस्कुरा दिया और बोले, ये तो वही है जो मैं गांव में करता हूं। खुद की कमर को ढीला करके दूसरों की कमर को हल्का कर देता हूं। ओशो ने कहा, पर फर्क यह है कि तुम उसे हंसी में करते हो और मैं उसे मौन में। दोनों ही अच्छा है, बस रास्ता अलग है। बातें ऐसी चलती रही कि आश्रम में एक रात अचानक सब जग गए। किसी ने देखा कि आसमान में एक अजीब सा चांद निकल आया है। चांद बहुत नजदीक लग रहा था, मानो किसी ने उसे सिर पर रख दिया हो। लोग डर कर घरों से निकले और आश्रम के लोग भी पेड़ों के नीचे खड़े हो गए। मुल्ला ने कहा, अरे डरने की क्या बात है, ये वही चांद है जो मोहल्ले के चाय वाले के कटोरे में गिरता था जब वो चाय गर्म करता था। लोग थोड़े शांत हुए और बच्चे चांद की तरफ इशारे करने लगे, जैसे कोई बड़ा खिलौना सामने रख दिया गया हो। ओशो ने उस चांद की ओर देखा और बोले, ये चांद तुम्हारी आंखों का है, इसलिए ये तुम पर इतना निकट है। मुल्ला ने कहा, तो क्या हम इसे अपनी छतरी में डाल लें? ओशो ने कहा, छतरी में डालो तो छतरी भारी होगी, पर छतरी की छाया भी बढ़ जाएगी। मुल्ला ने चुटकी में कहा, छाया बढ़नी चाहिए क्योंकि गर्मी कम होनी चाहिए। अगले दिन आश्रम के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वो बहुत महत्वपूर्ण दिखने वाला नहीं था, पर उसकी आंखों में एक पुराना अक्स था, जैसे किसी ने उसे रास्ते भर चलने की आदत दे दी हो। उसने दोनों को देखा और बोला, मैंने सुना है कि ये जगह लोगों को कुछ दे देती है। मुल्ला ने कहा, यह हमें हंसी देती है और ओशो उसे मौन में बदल देते हैं। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, प्रकृतियों का ये मेल कैसे संभव है? ओशो ने कहा, जब सवाल बड़ा नहीं होता, जवाब अपने आप छोटा हो जाता है। बुजुर्ग ने कहा, तो तुम दोनों की शिखा अलग है पर जड़ एक ही है? मुल्ला ने कहा, हाँ, जड़ तो वही है, बस ऊपरी परत अलग अलग जकड़ी हुई है। बुजुर्ग ने एक किस्सा साझा किया। वो किस्सा समुद्र की परतों का था, जहां एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा कि क्या उसके दोस्त ने कभी तैरना सीखा है, और दूसरी मछली ने कहा कि तैरना कोई कला नहीं, रहना कला है। मुल्ला ने कहा, यह तो बिल्कुल मेरे शहर की तरह है, वहां लोग तैरते नहीं बल्कि आपस में रहना सीखा लेते हैं। ओशो ने कहा, और यही रहना तुम्हें मुझे और मुझे तुम्हें बनाता है। दिन बीतते गए। मुल्ला ने देखा कि आश्रम में जो चीजें आमतौर पर किताबों में छपी रहती थी, वे वहां लोगों के शरीर विचार में उतर चुकी थी। किसी ने कहा कि यह सब ध्यान और संवाद का कमाल है। किसी ने कहा कि यह सब मुल्ले की चुटकी है, पर असल में ऐसा नहीं था कि कोई एक ही कारण था। कारणों का एक समूह था, कुछ चुटकुलों की लकीरें, कुछ मौन की तीखापन, कुछ बैठकों की सादगी। मुल्ला ने एक बार सोचा कि वो ओशो को एक बड़ा सवाल करेगा ताकि वो अपने गांव में जाकर फिर से वही काम कर सके, परंतु सवाल कुछ अलग निकला। वो सवाल था, अगर मैंने अपने गांव के लोगों से कहा कि तुम सब कल सुबह उठकर एक साथ खामोश रहोगे, क्या वो कर पाएंगे? ओशो ने कहा, अगर तुम उन्हें यह बताओ कि खामोशी चोरी नहीं है बल्कि स्वागत है, तो वे कर पाएंगे। मुल्ला ने कहा, पर अगर वे अपनी अपनी कोटियां भूल जाए तो? ओशो ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना ही सरगम का पहला सुर है। मुल्ला वापस गए अपने गांव। वहां उन्होंने वही तरीका अपनाया जो उन्होंने आश्रम से सीखा था, पर अपना रंग उसमें भर दिया। वे अक्सर खेत पर खड़े होकर चिल्लाते, आज सुबह सब खामोशी में उठेंगे। लोग हंसते, पर एक दो लोग ये करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सुबह गांव में एक अजीब सा संगीत हुआ। कोई बोल नहीं रहा था, पर खेत की हवा ने अपने पत्तों से सुमन छिड़क दिए। लोगों ने देखा कि खामोशी भी कितनी शालीन होती है। मुल्ला ने यह महसूस किया और फिर जाकर पास की नदी किनारे लोगों से बैठकर कहा, खामोशी में भी हंसी छिपी होती है, बस उसे खोजने वाला चाहिए। समय के साथ गांव में बदलाव आया। लोग छोटे छोटे त्योहार बनाने लगे,
जहां वे मौन और हंसी को मिलाकर उत्सव मनाते। बाजार में अमूमन 3 तरह की दुकानें खुल गई। एक जहां हंसी बिकती थी, एक जहां मौन बिकता था और एक जहां दोनों के मिश्रण का जूस मिलता था। मुल्ला ने हमेशा कहा, ये दुकानें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये रास्ते हैं। लोग रास्तों पर चलते हैं तो शहर बनता है। लोग मानने लगे। उस गांव की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी और आश्रम के लोग भी सुनकर आए। ओशो ने एक बार फिर मुल्ला से बात की और बोले, तुमने भाषा बदल दी है। तुमने उसे गांव की मिट्टी से गूंथा है। मुल्ला ने कहा, मिट्टी में कुछ खैर भी होती है। वो खैर शांति की देन है। ओशो ने कहा, और शांति की देन ही सबसे बड़ा उपहार होती है। कहानी का अंत किसी पर्व की तरह नहीं हुआ। न कोई घोषणा हुई और न किसी बड़े पुरस्कार की तैयारी। एक शाम दोनों फिर मिले, ओशो और मुल्ला। दोनों एक तालाब के किनारे बैठे और तालाब में धीरे धीरे पानी की लहरें उठती रहीं। कुछ मछलियां सरफेस पर आई और फिर डूब गई। मुल्ला ने चुटकी में कहा, देखा, मछलियां भी अपने आप को नहीं दिखा रही थी, पर वे दिखा रही थी कि कैसे चुप रहकर भी तैरना है। ओशो ने कहा, तुमने लोगों को दिखाया कि हंसी और मौन में फर्क नहीं, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मुल्ला ने कहा, और तुमने लोगों को बताया कि सिक्का गिरने के बाद भी उसे उठाने वाला आदमी ही असली है। लोग आज भी उस कहानी को सुनते हैं, पर वे जब सुनते हैं तो सब कुछ वही जैसा था वैसा ही नहीं लगता। शायद इसलिए कि कहानी में जो मिला वो खाली एक घटना नहीं थी, बल्कि एक तरीका था, जीने का तरीका। कोई कहेगा कि ओशो ने मुल्ला को सिखाया, कोई कहेगा कि मुल्ला ने ओशो को हंसना सिखाया, पर जो सच है वो ये कि दोनों ने एक दूसरे को ऐसे शब्द दिए जिन्हें लोग अपने घर की शटर में बंद कर रख सकते हैं और जब चाहे बाहर निकाल कर देख सकते हैं। और शायद सबसे मजेदार बात यह है कि आज भी उस आश्रम के पास जब कोई नया यात्री आता है तो मिलने वाले बताते हैं कि वहां एक खाली कटोरी रखी है। जो भी कटोरी को देखकर बोला, ये खाली है, उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है, खालीपन को भरने का काम मत करो, उसे महसूस करो। और जंगल में, गांव के बाजार में, बच्चों की हंसी में और बूढ़ों के चश्मों में कहीं कहीं आपको मुल्ला की हंसी का वही सुर मिल जाएगा जो कभी ओशो के मौन में गूंजा करता था। उस दिन की बात याद आती है जब मुल्ला ने कहा था, अगर तुम मौन में बैठे रहो तो लोग तुम्हें भगवान समझ लेंगे, और अगर तुम हंसते रहो तो लोग तुम्हें बेवकूफ समझ लेंगे। ओशो ने सिर हिलाया और कहा, दोनों ही सही है, बस फर्क यह है कि भगवान और बेवकूफ के बीच जो पुल है उसे हंसी और मौन दोनों मिलकर बनाते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो चलिए पुल पर चलकर चाय पीते हैं। और उस तरह वे चले गए, हंसी के रास्ते से मौन के किनारे तक। लोग देखते रहे और सीखते रहे कि जिंदगी कसी हुई धागों से नहीं, बल्कि हंसी और मौन की सुई से टिकी रहती है। ओशो का आश्रम उस पहाड़ी के उस पार दिखता था, जहां से गांव के लोग अक्सर दूर की दुनिया की बातें देखने समझने जाते थे। आसपास की हवाओं में किसी तरह की शांति रहती थी, पर शांति किस तरह आती है ये कोई कभी सीधा नहीं बता पाता। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में उन लोगों में से था जो हर दिन कुछ नया करके दिखाते, कोई मजाक, कोई चतुराई, कभी कभी कोई बात जो हंसाते हुए भीतर तक चुभ जाती। लोग उसे सोचते थे बुद्धि का ठंडा झटका और मस्खरी का पुराना ढंग, पर यह भी सच था कि मुल्ला की हर बात के पीछे कुछ छुपा रहता था जिसे समझना बड़ी बात थी। एक बार की बात है, मुल्ला खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसके चेहरे पर वही साधारण मुस्कान जिसमें आधा मजाक और आधा समझ छुपा रहता था। उसने सुना था कि ओशो के पास लोग अपने भीतर की सच्चाई खोजने आते हैं, और जो सच्चाई मिलती है वो कभी कभार डरावनी और कभी कभार सुखदायी होती है। मुल्ला ने सोचा कि वह भी एक बात जानना चाहता है, और वो बात ये थी कि लोग उसे क्यों मुल्ला कहते हैं। ये नाम उसके लिए किसी उपहास से कम नहीं था, पर समय के साथ उसने महसूस किया कि नाम के पीछे भी
एक नामुमकिन सच छुपा रहता है जिसे देखना जरूरी है। आश्रम में लोग चुपचाप बैठते थे और ओशो अक्सर सड़कटी से आती हुई किसी आवाज की तरह बोल उठते। उनके शब्द तेज नहीं होते, पर उन शब्दों का असर पीठ पर कुछ हल्का सा थपथपाने जैसा होता। मुल्ला ने सोचा कि अगर ओशो ने उसकी सच्चाई खोली तो लोग हंसेंगे, शायद कुछ लोग समझेंगे, पर वो ये भी जानता था कि ओशो किसी का बलात्कार करते हुए सच्चाई नहीं खोलते। उनकी खुलासे में करुणा होती है, और करुणा का स्वर किसी को नीचा नहीं दिखाता। पहली मुलाकात में ओशो ने मुल्ला को ऐसे देखा जैसे कोई किताब अपनी पत्ती पलटकर हंसती हुई हो। उसने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत अच्छे चालाक हो और बहुत अच्छे भोले भी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, भोला होना मेरा पेशा है और चालाकी मेरा शगल। ये बातचीत हल्की लगती थी, पर ओशो के मन में कुछ और था। एक ऐसा प्रश्न जो किसी को पूछना ठीक नहीं लगता, पर किसी को सुनना जरूरी होता है। क्या तुम्हारा फरेब सच में तुम्हारा है या सच में तुम खुद हो? ओशो ने मुल्ला से एक अजीब सा आग्रह किया। आग्रह ऐसा कि मुल्ला पहले तो हंसा, पर फिर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। कल सुबह ओशो ने कहा, तुम हमारे साथ बैठो, बस बैठो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ दिखाए। मुल्ला ने चौंका कर पूछा, कहना क्या है? ओशो ने कहा, कुछ नहीं, बस बैठना है। जो सच तुम्हारे भीतर है वो खामोशी में खुद बहकर बाहर आ जाएगा। मुल्ला ने कहा, खामोशी में क्या मिलेगा? ओशो ने उत्तर दिया, वही जो तुम भूल कर हंसते हो। अगली सुबह मुल्ला समय से पहुंचा। उसने अपना लंबा दुपट्टा सीने के पास कस लिया और जमीन पर बैठ गया। आसपास के लोग भी जमा हो रहे थे, कुछ सुनने के लिए, कुछ देखने के लिए और कुछ अपनी अपनी जिज्ञासा से। ओशो ने ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर रखी थी। पहले कुछ समय तो सब शांति में थे, पर शांति अचानक देखने और समझने की चीज नहीं, ये महसूस करने की चीज है। मुल्ला की सांसें धीमी हुई, मन की हलचल कुछ कुछ गायब हुई, और तब एक हल्का सा धड़कना आया, जैसे किसी पुराने ढोल की आवाज धीरे धीरे सुनी जा रही हो। उस धड़कन में मुल्ला के जीवन की कुछ झलकियां थी। नन्हे दिन, मां की हल्की डांट, गांव के चौक पर लोगों की बातें, और एक लंबा सा अंधेरा जिसके बारे में वो खुद कभी किसी को नहीं बताता था। ओशो ने आंखें खोली और नेत्रों की गहराई में एक दया का प्रकाश था। वे बोले, तुमने अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए हंसी को ढाल बनाया है। मुल्ला ने सांस ली और बोला, छिपाना नहीं, सजाना। ओशो ने धीरे से कहा, सजाना और छिपाना दो अलग चीजें हैं। जब तुम सच को सजाते हो तो लोग हंसते हैं, पर जब तुम सच को छिपाते हो तो तुम खुद भूल जाते हो कि तुम सच भी हो। मुल्ला की आंखों में कुछ मिट्टी सी चमकी, वो जाना पहचाना अजीब सा एहसास जो कभी कभी चुप जाता है। उसने कहा, अरे बाप रे, अब तुमने इसे नाम दे दिया। मैं तो बस वही करता रहा जो बचपन से ही कर रहा था, लोगों को हंसाना। ओशो ने कहा, हंसाना बड़ा नेक काम है, पर तुम्हारे पास हंसी के पीछे एक काम और था। तुम लोगों का दर्द हंसी में बांटना चाहते थे ताकि वे उसे भूल जाएं। पर भूल जाना और मेटा देना अलग बात है। तुमने कई बार लोगों को यह भरोसा दिया कि दर्द लाइट है, पर उनके भीतर जो गड़ा हुआ है वो तुम्हारे हंसाने से कहीं गहरा है। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने गलत किया? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा तरीका सस्ता नहीं, पर तुम्हारा उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम किस लिए हंसाते हो? यह प्रश्न सीधे था, पर हर किसी के अंदर के दरवाजे से जुड़े बड़े सवालों की तरह गहरा था। मुल्ला ने कुछ कहने से पहले अपने हाथों को देखा, वे हाथ जिनमें कभी फूल होते थे और कभी छड़ी। उसने कहा, ताकि लोग दुख भूल जाए। ओशो ने कहा, और तुम्हारे भीतर का दुख कौन भूलता है? मुल्ला कुछ देर मौन रहा। झट से उसने कहा, मैं भूल जाता हूं। ओशो ने कहा, तुम भूलने के लिए हंसते हो, पर भूलने का अर्थ ये नहीं कि वह चीज खत्म हो गई। वो बस तुम्हारे भीतर कहीं छुपी रहती है और तुम्हें फिर
किसी दिन चुराती है। मुल्ला ने अपनी मां की याद में आंखें नम कर ली, पर उसने हंसते हुए कहा, मेरी मां कहती थी कि जो गहरे दुख को हंसी में बदल दे वही बड़ा आदमी होता है। ओशो ने कहा, तो तुम्हारी मां ने तुम्हें एक नक्शा दे दिया। नक्शा अच्छा है पर उसकी दिशा बदलती रहती है। तुमने नक्शे के हिस्सों को अपनाया पर नक्शे का स्रोत भूल गए। ये स्रोत तुम्हें आज तक देखने की चुनौती दे रहा था। ओशो ने मुल्ला को एक कहानी सुनाई। वो कहानी किसी ग्रंथ से नहीं, उनकी खुद की चीज थी। कहानी में एक आदमी था जो रोज नदी पर जाया करता और हर बार नदी से एक पत्थर उठाकर घर ले आता। पत्थर उसकी झोली भर देता पर वो हर पत्थर को प्यार से रखता और उनका अर्थ बढ़ता गया। किसी दिन एक पत्थर ऐसा आया जो आवाज करता। उसमें एक चिड़िया फंसी थी। आदमी ने चिड़िया को छोड़ा और तब उसने जाना कि पत्थर में आवाज होती ही नहीं थी। आवाज तो उसकी उदासी की आवाज थी जिसे वो पत्थर बनाकर रखा करता था। जब वो चिड़िया को छोड़ा तो पत्थर फिर पत्थर रहा और उसकी झोली हल्की हो गई। ओशो ने कहा, तुमने भी अपने पत्थरों में चिड़ियों को पाया है और तुम हर बार उन्हें पत्थरों से बांध लेते हो ताकि वे उड़ न पाएं। मुल्ला ने धीरे से कहा, तो तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी चिड़ियों को आजाद करना चाहिए? ओशो ने कहा, तुम्हें उन लोगों के देखने का साहस चाहिए जिनको तुमने हंसी में बांध रखा है, और सबसे पहले अपने आप को देखो। ये बात सुनकर मुल्ला का चेहरा बदल गया। उसमें पहली बार कोई क्षोभ नहीं था, दृढ़ता थी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं ही हंसी का ठिकाना हूं। ओशो ने कहा, हंसी का ठिकाना होना अच्छा है, पर याद रखो, ठिकाने खुद की मरम्मत नहीं करते। अगर तुम्हारे ठिकाने में दरार आ गई तो तुम्हारी हंसी भी टूट कर गिर जाएगी। उस दिन की चर्चा के बाद ओशो ने मुल्ला से कहा कि वो अगले हफ्ते गांव आएगा, केवल एक दिन के लिए, और सब कुछ जो सच है उसे सामने रखेगा, पर तरीका ऐसा होगा कि किसी की गरिमा टूटे नहीं। मुल्ला ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? ओशो बोले, मैं तुम्हारा सच खोलेगा, पर नहीं कि उसे किसी की आंखों के आगे पेश करके उसे शर्मिंदा करूं। मैं तुम्हें वो मोड़ दिखाऊंगा जहां तुम स्वयं अपनी सच्चाई देख सको। गांव पहुंचे तो मुल्ला का परिचय हर छोर पर था। बच्चे उसके पीछे भागते, बूढ़े उसकी बातें सुनते और महिलाएं अपने काम के बीच में भी उसकी हंसी पर एक निगाह डालती। ओशो का आते ही सबका ध्यान उनकी ओर गया। वे न बड़े तेज बोलते, न कोई दिखावटी चिलमन फाड़ते। वे बस धीरे धीरे, जैसे कोई संगीतकार अपनी राग की सुरेखता पर बैठा हो, बोलने लगे। उन्होंने गांव के बीचों बीच बैठकर कहा, आज हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे, सत्यम खेल। लोग बोले, खेल किसका? ओशो ने मुस्कुराकर कहा, खेल सत्य का, पर नियम आसान है। जो सच बोलेगा वही जीत जाएगा। पर सच बोलना किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, वो सच प्रेम से निकलेगा। खेल शुरू हुआ। पहले झुंड में वो किसान आया जिसने कई सालों से किसी से अपने दुख को बांटा नहीं था। उसने कहा, मैं रोज शाम को अपने बेटे की याद में बैठता हूं और उसकी नाम लेकर हंस लेता हूं ताकि रोना ना आए। गांव वाले सुनकर चुप रह गए। फिर एक औरत ने कहा, मैं अपने पति से डरती हूं, इसलिए मैं हंसती रहती हूं जब उसके सामने बोलती हूं। हर सत्य ने एक एक करके हवा में एक हल्का सा कंपन छोड़ दिया। ऐसा कंपन जो किसी भारी ऑब्जेक्ट के गिरने से नहीं, बल्कि किसी जाली के टूटने से आता है। मुल्ला ने सबका ध्यान ध्यान से लगाया और जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, पर आवाज में वही पुराने चटक लहजे का नमक था। मुल्ला ने कहा, आज तुमसे सच बोलना चाहता हूं। मैंने जो हंसी लोगों को दी वो मैंने खुद के दर्द को हल्का करने के लिए दी, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या मेरी हंसी किसी के हिस्से में दर्द छुपा देगी। मैंने अपनी मां की बातें याद रखी, उसकी आंखों की वो झुर्रियां जो उसने मेरे लिए छुपाने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा हंसा तो शायद मेरे भीतर की वे लकीरें गायब हो जाएंगी। गांव कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत रहा। मुट्ठियां बंद हो और आंखों में नमी, सब कुछ था पर कोई शिकायत नहीं।
मुल्ला ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे न दोष दो न देवता बनाओ। मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो हंसी को अपना काम बनाकर जी रहा है। पर ओशो ने कहा कि सच्चाई से भागना आसान नहीं, उसे देखना मुश्किल है पर जरूरी है। ओशो ने मुल्ला के इन शब्दों पर कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में गर्व और सहानुभूति की लहर थी। गांव वालों ने समझा कि मुल्ला ने अपनी परत पतली कर दी है, और परत पतली होते ही उसमें से वो चमक निकल आई जो पहले छिपी थी। सबसे अजीब बात यह रही कि लोग अब उससे और भी प्यार से मिलने लगे, क्योंकि प्रेम वही है जो किसी की कमजोरियों के साथ भी खड़ा रह सकता है। ओशो ने फिर मुल्ला से एक और सवाल कहा, अब तुम क्या करोगे? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं हंसा तो करूंगा पर पहले मैं सुनूंगा। मैं लोगों का दुख अपने हंसने में नहीं दबाऊंगा। ये बात सुनकर गांव में एक तरह की हल्की सी मुग्धता फैल गई। ओशो ने कहा, तुम्हारी सच्चाई अब खुली है, पर सत्य की खुली दीवारों में से जो सुकून आता है उसे संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। मुल्ला ने कहा, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। समय के साथ मुल्ला की हंसी में नया स्वर आया। अब वो हंसता पर सुनता भी था। उसने गांव में लगाने की नई पद्धति शुरू की। जहां पहले वो मजाक बनाकर लोगों की बातों को हवा में उड़ा देता था, अब वो उन बातों को पकड़कर उनके सामने रखता और धीरे से कहता, ये बात तुमने क्यों छुपाई? लोग पहले आश्चर्यचकित होते, पर फिर बताने लगते। मुल्ला का मजाक अब सवाल बन गया और सवाल से संवाद पैदा होने लगा। उसने स्कूलों में जाकर बच्चों से कहा कि वे भी अपनी बात कहें, और जो बच्चे डरते थे वे भी खेल खेल में खुलने लगे। गांव के रिश्ते बदलने लगे, न सिर्फ कागजों पर बल्कि दिलों में। ओशो ने ये सब देखा और एक शाम मुल्ला को पास बुलाया। वे दोनों तालाब के किनारे बैठे और पानी में ढकी हुई रोशनी उनसे बातें कर रही थी। ओशो ने कहा, तुम्हारे भीतर जो सच था उसने अब अल्पना बनाई है। ये अल्पना धन्य है। लोग जो तुम्हें पहले सिर्फ मजाक समझते थे अब तुम्हें एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। मुल्ला ने कहा, पर मैं शिक्षक नहीं, मैं बस एक आदमी हूं जो गलती से दूसरे का बोझ साझा कर लेता है। ओशो ने कहा, गलती और गुरु के बीच फर्क नहीं होता, फर्क तो उद्देश्य और इरादे का होता है। तुम्हारा इरादा अच्छा रहा इसलिए लोग तुम्हें देखते हैं। मगर कहानी में एक और मोड़ बचा हुआ था। ओशो ने मुल्ला का सच खोलने का एक आखिरी हिस्सा रखा था जो बिल्कुल निजी था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा एक नाम बताना चाहता हूं, वो नाम जो तुमने खुद को नहीं दिया। मुल्ला ने आश्चर्य से कहा, नाम क्या? ओशो ने कहा, तुम अपने आप को मुल्ला कहकर सहज होकर देते हो, पर तुम्हारा अंदर का नाम कुछ और है। जब तुम छोटे थे तुमने एक वादा किया था। तुमने कहा था कि जिन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं होगा तुम उनकी आवाज बनोगे। मुल्ला की आंखों में एक हल्का सा चमक आया और उसने कहा, यह वादा मैंने मां से किया था। ओशो ने कहा, वही वादा तुम्हें यहां तक लाया। अब तुम उससे भी आगे जा सकते हो। तुम न सिर्फ आवाज बनो बल्कि सुनने का कारण भी बनो। मुल्ला ने उस रात देर तक सोचा। उसने जाना कि उसका पूरा जीवन एक बहाना था। बहाना ताकि वो खुद को छुपा सके और साथ ही लोगों को छुपी हुई बात कहने का मौका दे सके। उसे लगा कि ओशो ने उसका सच खोल दिया, पर इस खुलासे में कोई अपमान नहीं था, केवल एक आमंत्रण था। अपनी पहचान को नई तरह से जियो। सुबह उठकर उसने गांव के एक पुराने चौक पर बैठकर कहा, मैं वही हूं, हंसाने वाला, पर अब मैं पहले सुनूंगा और फिर हंसूंगा। लोगों ने उसे गौर से देखा और फिर तालियां बजी, पर यह तालियां किसी मनोरंजन के लिए नहीं थी। ये तालियां एक समझदारी के लिए थी कि कोई इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार करके मजबूत बन गया है। समय के साथ मुल्ला और ओशो के अस्थायी मिलन ने गांव को कुछ नया दिया। एक ऐसा तरीका जिससे लोग अपने दुख को छुपाने के बजाय उसे साझा करने लगे। बूढ़े कहानी सुनाकर रोते और हंसते, बच्चे आराम से अपनी डर की बातें बताते और रिश्ते धीरे धीरे मरम्मत होते गए।
मुल्ला ने कभी अपना सारा खेल नहीं छोड़ा। वो आज भी चुटकुले सुनाता, पर अब हर चुटकुले में सहानुभूति की एक पतली रेख होती। लोग उसे शायद पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि अब वे जानते थे कि हंसी के पीछे भी रोना छुपा होता है और रोने के पीछे भी हंसी। ओशो ने गांव छोड़ते हुए मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सच खोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर जो सच खुलता है वो जीवन को नया आकार देता है। मुल्ला ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरें या मुझ पर हंसें। मैं चाहता हूं कि वे अपने भीतर का सच पाएं। ओशो ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से ही यही कर रहे हो। अब बस नाम बदल दो। तुम अब सिर्फ मुल्ला नहीं रहोगे, तुम सुनने वाला बन गए हो। कई सालों बाद जब लोग उस गांव की बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि मुल्ला ने लोगों को हंसाना ही नहीं सिखाया, उसने उन्हें सुनना सिखाया। और ओशो का वो छोटा सा हस्तक्षेप, जिसे वे सत्य खोलना कहते हैं, वो सिर्फ खुलासा नहीं था, वो एक विधि थी जिसने दिखाया कि कैसे किसी की असलियत को सामने रखा जाए बिना उसे जला दिए। मुल्ला ने अपने आप को तब बदल लिया जब उसने महसूस किया कि उसकी हंसी लोगों की आंखों में छुपे आंसू को भी पहचान सकती है। उसने सीख लिया कि हंसी और सत्य एक साथ चल सकते हैं। हंसी बिना सत्य के खोखली है और सत्य बिना करुणा के कठोर है। कहानी का एक बेहद सरल पाठ यह है कि सच्चाई छिपे हुए नहीं रहती, वो किसी न किसी रूप में निकल ही आती है। ओशो ने मुल्ला का सच खोला इस अर्थ में नहीं किया कि उसने किसी का राज निकाल कर रख दिया। उसने बस उस इंसान की झिलमिलाहट को पहचानने का तरीका दिखाया जो खुद को घंटों तक नकाब में रखता आया था। मुल्ला ने अपनी हंसी को एक औजार से बढ़कर एक पुल बना दिया, पुल जो लोगों के भीतर से निकली हुई आवाजों को जोड़े रखता था। यही था ओशो ने खुला मुल्ला नसीरुद्दीन का सच। कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस एक मानवीय समझ कि किसी के पीछे जो भी हो, उसे चोट पहुंचाकर उजागर करने की बजाय उसे अपनाकर साथ चलने से जीवन में सच्ची मर्मस्पर्शी बदल आती है। और मुल्ला, वो आज भी बाजार में खड़ा होता है अपने पुराने चुटकुलों के साथ, पर अब उसकी हंसी में एक और स्वर घुल गया है। वो स्वर सुनने का, वो स्वर समझने का। मांगने के लिए शुक्रिया। एक छोटी सी बात साफ कर दूं, मैं किसी सार्वजनिक हस्ती जैसे ओशो के साथ यौन या संभोग संबंधी सामग्री बनाने में मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो अनुरोध पूरा नहीं कर पाऊंगा। पर मैं आपकी कहानी की भावना और मकसद समझता हूं और इसे एक सुरक्षित रास्ता देकर पूरा कर सकता हूं। मैं ओशो की जगह एक काल्पनिक साधु गुरु आनंद रखकर वही विषय, वही गहराई और वही संवाद आपको सीधे और सीधा सरल रूप में सुनाता हूं। अगर ये ठीक है तो नीचे वही कहानी पढ़िए, बिना बिंदुओं के, बिना टुकड़े करने के, सीधी कहानी के रूप में। गांव के बाहर एक पुराना बरगद था जिसके नीचे लोग बैठकर बातें किया करते थे। कुछ लोग मंडली में आते, कुछ अपनी रोजमर्रा की बातें रखते और कुछ बड़ी बड़ी बातों के हल्के फुल्के उत्तर ढूंढते। उस बरगद के पास एक छोटी सी कुटिया थी जहां गुरु आनंद शांत मन से बैठते। वे किसी बड़े आश्रम के ज्ञानी नहीं थे, पर उनके शब्दों में एक सादगी और स्पष्टता थी जो सीधे दिल तक उतर जाती। मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसी इलाके का शख्स था, हमेशा हंसी में, हमेशा सवाल में और हमेशा एक कहानी लेकर। लोगों ने कहा कि मुल्ला हर बात का मसखरा बना देता है, पर भीतर वो बहुत कुछ छुपाए रखता था। एक दिन वो गुरु आनंद के पास गया। मुंह पर वो वही हंसी थी, पर आंखों में कुछ गंभीरता थी, जैसे कंधे पर कोई बोझ हल्का हल्का टिक रहा हो। गुरु आनंद ने उस दिन चुपचाप चाय दी और पूछा, क्या चाहिए? मुल्ला ने सीधे कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ सच्चाई से बताते हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम सिर्फ कविता है, कुछ बोलते हैं कि प्रेम सिर्फ भूख है। मैंने सुना है कि तुम संभोग के बारे में भी बातें करते हो, इसलिए मैं पूछने आया हूं, संभोग आखिर क्यों और किस लिए बताया जाता है? गुरु ने चाय के कटोरे को हाथ में घुमाया, आसपास की हवा ने पत्तों की सरसराहट की और फिर धीमे से बोले,
मैं किसी को कुछ बता दूं तो तुम्हें क्या लगेगा? मुल्ला ने झट से कहा, लगना क्या चाहिए गुरु, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, बस बात ऐसी हो कि समझ में आए। गुरु आनंद ने हंसकर कहा, ठीक है, पर याद रखो, यह कोई किताब की परिभाषा नहीं होगी, बल्कि जिया हुआ अनुभव होगा जो शब्दों में उतरकर सरल हो जाएगा। तब उन्होंने शुरू किया। गुरु ने कहा कि सबसे पहले संभोग को केवल शारीरिक क्रिया समझना बहुत संकुचित नजरिया है। ये एक शब्द है जिसका आधार दोनों ओर का पूरा अस्तित्व हो सकता है, तन, मन, भावना, जिम्मेदारी और समय। उन्होंने अपनी बोली में नदी की मिसाल दी। जब दो नदियां मिलती हैं, गुरु बोले, तो वे सड़क पर पानी डाल देना नहीं होता, वे दोनों के प्रवाह, दिशा और चरित्र का मेल होता है। कुछ समय के लिए वे एक समुंदर बन जाती है और फिर वापस अपनी धाराएं पा लेती है। उसी तरह संभोग भी एक समय का मिलन है। वो मिलन केवल जुड़ने का नहीं, बल्कि समझने और संभालने का भी है। मुल्ला ने कान फैलाए और पूछा, तो ये सिर्फ मिलन है? क्या इससे कुछ और भी होता है? गुरु ने सिर हिलाया, बहुत कुछ होता है। खुशी होती है, संसर्ग होता है और कभी कभी जीवन बन जाता है। इसलिए जब लोग संभोग की बात करते हैं तो केवल आनंद ही नहीं, जिम्मेदारियां भी आती है। गुरु ने आगे कहा कि समाज में ये विषय अक्सर छुपाया जाता है, इसलिए लोग जानकारी नहीं पाते। अंतरंगता को न समझने की वजह से अनेक गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी को केवल किताबों से बात सिखाई जाती है और उसे अपनी भावनाओं का हिसाब नहीं आता, तो वो संभोग को केवल इच्छा पूरा करने का माध्यम बनाकर रख देता है। उसके बाद रिश्ते का अर्थ घटता चला जाता है। मुल्ला ने फिर उठकर कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि सब कुछ पढ़कर नहीं, जीकर समझना चाहिए? गुरु आनंद ने कहा, जी हां, पर जीकर समझना भी सजगता मांगता है। संभोग में सबसे पहले आता है इज्जत और सहमति। ये दो चीजें बिना हो तो बाकी सब व्यर्थ है। सहमति का मतलब ये नहीं कि कोई हाँ कह दे। सहमति का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे की हालत, चाह और डर को समझते हुए एक साथ कदम बढ़ाएं। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार दो किसान मिले। एक की जेब में सूखा अनाज था और दूसरे के पास केवल पानी की टहनी। वे दोनों ने सोचा कि एक दूसरे की जरूरत पूरी कर देंगे, पर जब उन्होंने बिना बात किए, बिना परखा, मिलकर आमदनी बांट ली तो एक को नुकसान हुआ और दूसरे को भी दुख हुआ। गुरु बोलते रहे कि वही गलत रास्ता संभोग के बारे में भी अपनाया जाता है, बिना खुलकर बात किए, बिना आने जाने के नतीजों की समझ के। मुल्ला ने बीच में कहा, पर क्या हंसी ठिठोली में उस सबको बताना आसान नहीं? गुरु ने कहा, हंसी आसान कर देती है, पर गहराई वही देता है जो बातें करता है। फिर गुरु आनंद ने शरीर और मन के बीच का बंटवारा समझाया। शरीर का सुख अस्थायी हो सकता है, मन का सुख गहरा होता है। जब दोनों साथ में जुड़े तो जीवन का अर्थ बदल सकता है। संभोग केवल तब जीवंत होता है जब वहां आत्मीयता, देखभाल और समझौता होता है, वरना वो केवल आवाज और धूल बनकर रह जाता है। मुल्ला ने एक बार फिर अपनी आम भाषा में कहा, तो ये मतलब कि प्यार और समझ दोनों चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सही पकड़ा। और याद रखो, समझ के बिना प्यार खोखला है और केवल शरीर के मेल से कुछ टिकता नहीं। गुरु ने बच्चों और किशोरों के बारे में भी बात की, जैसा कि मुल्ला पूछ बैठा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अभाव और डर बचपन से ही गलत तस्वीरें बना देता है। बचपन में जो लोग झटका खाते हैं, वे बड़े होकर भी संभोग को समझने में डरते हैं या उसे गलत रूप दे देते हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज खुले मन से ज्ञान दे। जब तक लोग अपने शरीर पर अधिकार और सम्मान न जाने, वे कई सालों बाद जब लोग उस गांव की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि मुल्ला ने लोगों को हंसाना ही नहीं सिखाया, उसने उन्हें सुनना सिखाया। और ओशो का वो छोटा सा हस्तक्षेप, जिसे वे सत्य खोलना कहते हैं, वो सिर्फ खुलासा नहीं था, वो एक विधि थी जिसने दिखाया कि कैसे किसी की असलियत को सामने रखा जाए बिना उसे जला दिए।
मुल्ला ने अपने आप को तब बदल लिया जब उसने महसूस किया कि उसकी हंसी लोगों की आंखों में छुपे आंसू को भी पहचान सकती है। उसने सीख लिया कि हंसी और सत्य एक साथ चल सकते हैं। हंसी बिना सत्य के खोखली है और सत्य बिना करुणा के कठोर है। कहानी का एक बेहद सरल पाठ यह है कि सच्चाई छिपे हुए नहीं रहती, वो किसी न किसी रूप में निकल ही आती है। ओशो ने मुल्ला का सच खोला इस अर्थ में नहीं किया कि उसने किसी का राज निकाल कर रख दिया। उसने बस उस इंसान की झिलमिलाहट को पहचानने का तरीका दिखाया जो खुद को घंटों तक नकाब में रखता आया था। मुल्ला ने अपनी हंसी को एक औजार से बढ़कर एक पुल बना दिया, पुल जो लोगों के भीतर से निकली हुई आवाजों को जोड़े रखता था। यही था ओशो ने खुला मुल्ला नसीरुद्दीन का सच। कोई बड़ा रहस्य नहीं, बस एक मानवीय समझ कि किसी के पीछे जो भी हो उसे चोट पहुंचाकर उजागर करने की बजाय उसे अपनाकर साथ चलने से जीवन में सच्ची मर्मस्पर्शी बदल आती है। और मुल्ला, वो आज भी बाजार में खड़ा होता है अपने पुराने चुटकुलों के साथ, पर अब उसकी हंसी में एक और स्वर घुल गया है। वो स्वर सुनने का, वो स्वर समझने का, मांगने के लिए शुक्रिया। एक छोटी सी बात साफ कर दूं, मैं किसी सार्वजनिक हस्ती जैसे ओशो के साथ यौन या संभोग संबंधी सामग्री बनाने में मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं वो अनुरोध पूरा नहीं कर पाऊंगा। पर मैं आपकी कहानी की भावना और मकसद समझता हूं और इसे एक सुरक्षित रास्ता देकर पूरा कर सकता हूं। मैं ओशो की जगह एक काल्पनिक साधु गुरु आनंद रखकर वही विषय, वही गहराई और वही संवाद आपको सीधे और सीधा सरल रूप में सुनाता हूं। अगर ये ठीक है तो नीचे वही कहानी पढ़िए, बिना बिंदुओं के, बिना टुकड़े करने के, सीधी कहानी के रूप में। गांव के बाहर एक पुराना बरगद था जिसके नीचे लोग बैठकर बातें किया करते थे। कुछ लोग मंडली में आते, कुछ अपनी रोजमर्रा की बातें रखते और कुछ बड़ी बड़ी बातों के हल्के फुल्के उत्तर ढूंढते। उस बरगद के पास एक छोटी सी कुटिया थी जहां गुरु आनंद शांत मन से बैठते। वे किसी बड़े आश्रम के ज्ञानी नहीं थे, पर उनके शब्दों में एक सादगी और स्पष्टता थी जो सीधे दिल तक उतर जाती। मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसी इलाके का शख्स था, हमेशा हंसी में, हमेशा सवाल में और हमेशा एक कहानी लेकर। लोगों ने कहा कि मुल्ला हर बात का मसखरा बना देता है, पर भीतर वो बहुत कुछ छुपाए रखता था। एक दिन वो गुरु आनंद के पास गया। मुंह पर वो वही हंसी थी, पर आंखों में कुछ गंभीरता थी, जैसे कंधे पर कोई बोझ हल्का हल्का टिक रहा हो। गुरु आनंद ने उस दिन चुपचाप चाय दी और पूछा, क्या चाहिए? मुल्ला ने सीधे कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ सच्चाई से बताते हो। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम सिर्फ कविता है, कुछ बोलते हैं कि प्रेम सिर्फ भूख है। मैंने सुना है कि तुम संभोग के बारे में भी बातें करते हो, इसलिए मैं पूछने आया हूं, संभोग आखिर क्यों और किस लिए बताया जाता है? गुरु ने चाय के कटोरे को हाथ में घुमाया, आसपास की हवा ने पत्तों की सरसराहट की और फिर धीमे से बोले, मैं किसी को कुछ बता दूं तो तुम्हें क्या लगेगा? मुल्ला ने झट से कहा, लगना क्या चाहिए गुरु, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, बस बात ऐसी हो कि समझ में आए। गुरु आनंद ने हंसकर कहा, ठीक है, पर याद रखो, यह कोई किताब की परिभाषा नहीं होगी, बल्कि जिया हुआ अनुभव होगा जो शब्दों में उतरकर सरल हो जाएगा। तब उन्होंने शुरू किया। गुरु ने कहा कि सबसे पहले संभोग को केवल शारीरिक क्रिया समझना बहुत संकुचित नजरिया है। ये एक शब्द है जिसका आधार दोनों ओर का पूरा अस्तित्व हो सकता है, तन, मन, भावना, जिम्मेदारी और समय। उन्होंने अपनी बोली में नदी की मिसाल दी। जब दो नदियां मिलती हैं, गुरु बोले, तो वे सड़क पर पानी डाल देना नहीं होता, वे दोनों के प्रवाह, दिशा और चरित्र का मेल होता है। कुछ समय के लिए वे एक समुंदर बन जाती है और फिर वापस अपनी धाराएं पा लेती है। उसी तरह संभोग भी एक समय का मिलन है। वो मिलन केवल जुड़ने का नहीं, बल्कि समझने और संभालने का भी है। मुल्ला ने कान फैलाए और पूछा, तो ये सिर्फ मिलन है?
क्या इससे कुछ और भी होता है? गुरु ने सिर हिलाया। बहुत कुछ होता है। खुशी होती है, संसर्ग होता है, और कभी कभी जीवन बन जाता है। इसलिए जब लोग संभोग की बात करते हैं तो केवल आनंद ही नहीं, जिम्मेदारियां भी आती है। गुरु ने आगे कहा कि समाज में ये विषय अक्सर छुपाया जाता है, इसलिए लोग जानकारी नहीं पाते। अंतरंगता को न समझने की वजह से अनेक गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। उन्होंने कहा, अगर किसी को केवल किताबों से बात सिखाई जाती है और उसे अपनी भावनाओं का हिसाब नहीं आता, तो वो संभोग को केवल इच्छा पूरा करने का माध्यम बनाकर रख देता है। उसके बाद रिश्ते का अर्थ घटता चला जाता है। मुल्ला ने फिर उठकर कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि सब कुछ पढ़कर नहीं, जीकर समझना चाहिए? गुरु आनंद ने कहा, जी हां, पर जीकर समझना भी सजगता मांगता है। संभोग में सबसे पहले आता है इज्जत और सहमति। ये दो चीजें बिना हो तो बाकी सब व्यर्थ है। सहमति का मतलब ये नहीं कि कोई हाँ कह दे। सहमति का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे की हालत, चाह और डर को समझते हुए एक साथ कदम बढ़ाएं। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार दो किसान मिले। एक की जेब में सूखा अनाज था और दूसरे के पास केवल पानी की टहनी। वे दोनों ने सोचा कि एक दूसरे की जरूरत पूरी कर देंगे। पर जब उन्होंने बिना बात किए, बिना परखा, मिलकर आमदनी बांट ली तो एक को नुकसान हुआ और दूसरे को भी दुख हुआ। गुरु बोलते रहे कि वही गलत रास्ता संभोग के बारे में भी अपनाया जाता है। बिना खुलकर बात किए, बिना आने जाने के नतीजों की समझ के। मुल्ला ने बीच में कहा, पर क्या हंसी ठिठोली में उस सबको बताना आसान नहीं? गुरु ने कहा, हंसी आसान कर देती है, पर गहराई वही देता है जो बातें करता है। फिर गुरु आनंद ने शरीर और मन के बीच का बंटवारा समझाया। शरीर का सुख अस्थायी हो सकता है, मन का सुख गहरा होता है। जब दोनों साथ में जुड़े तो जीवन का अर्थ बदल सकता है। संभोग केवल तब जीवंत होता है जब वहां आत्मीयता, देखभाल और समझौता होता है, वरना वो केवल आवाज और धूल बनकर रह जाता है। मुल्ला ने एक बार फिर अपनी आम भाषा में कहा, तो ये मतलब कि प्यार और समझ दोनों चाहिए? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, सही पकड़ा। और याद रखो, समझ के बिना प्यार खोखला है और केवल शरीर के मेल से कुछ टिकता नहीं। गुरु ने बच्चों और किशोरों के बारे में भी बात की, जैसा कि मुल्ला पूछ बैठा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अभाव और डर बचपन से ही गलत तस्वीरें बना देता है। बचपन में जो लोग झटका खाते हैं, वे बड़े होकर भी संभोग को समझने में डरते हैं या उसे गलत रूप दे देते हैं। इसलिए जरूरी है कि समाज खुले मन से ज्ञान दे। जब तक लोग अपने शरीर पर अधिकार और सम्मान न जाने, वे अपनी इच्छाओं को सही तरह से नहीं संभाल पाएंगे। मुल्ला ने पूछा, तो गांव में कैसे बताएं? गुरु ने सुझाव दिया कि बातचीत को शर्म न बनाओ, उसे आम जीवन का हिस्सा बनाओ। उन्होंने गांव में छोटे छोटे मेलों का जिक्र किया, जहां दंपतियों और बुजुर्गों के साथ खुल के बातें होती, जहां प्रेम, रिश्ते और जिम्मेदारी पर खुलकर बात की जाती। ज्ञान छुपाने से समस्या बढ़ती है। गुरु ने कहा, हंसी से डर कम होता है, पर ज्ञान से संभाल आता है। बातों के बीच गुरु ने एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया, प्रसंग और परिणाम। संभोग का परिणाम सिर्फ आज की रात नहीं, बल्कि अगले कई सालों का जीवन हो सकता है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी के साथ मिलते हो तो सिर्फ वही व्यक्ति नहीं जुड़ता, उसके साथ नई जिम्मेदारियां और नई संभावनाएं भी जुड़ जाती है। बच्चे बन सकते हैं, साझेदारी बन सकती है, और अगर सब व्यवस्था न समझी जाए तो जीवन जटिल हो सकता है। इस पर मुल्ला के चेहरे पर एक गंभीरता आई। उसे समझ आ गया कि सिर्फ मजेमजाक में जो कदम उठाए जाते हैं, वे कभी कभी बड़े असर छोड़ जाते हैं। गुरु ने नर्म आवाज में कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि संभोग को समझो, उससे भागो मत, पर उसे इरिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनाओ। गुरु ने फिर अपनी बात को और अंदर तक ले जाकर बताया कि संभोग केवल दो शरीरों का मिलन नहीं, ये दो आत्माओं का भी मिलन हो सकता है। एक ऐसा मिलन जो प्रेम, सम्मान और सहभागिता के साथ हो।
जब दो लोग एक दूसरे के डर, बचपन, उम्मीदों और दोषों को जानते हुए मिलते हैं, गुरु बोले, तब वो मिलन जीवन बदल देता है। और जब ये नहीं होता तो केवल एक छोटा सा सुख रह जाता है जो खालीपन बढ़ा देता है। मुल्ला ने पूछा, पर अगर लोग बस आनंद के लिए मिलते हैं तो? गुरु ने जवाब दिया, फिर वे निर्णय स्वयं लें और परिणाम भी स्वयं उठाएं। किंतु समाज में अक्सर वे परिणाम अकेले किसी एक के ऊपर आ जाते हैं, जैसे बच्चे, सामाजिक बदनामी या भावनात्मक चोट। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता खुलकर बात है। कहानी में एक मोड़ तब आया जब गांव के एक बुजुर्ग पुरुष ने बैठकर कहा कि वो अपने जमाने में नहीं सीखा था कि कैसे रिश्तों में नरमी लानी चाहिए। उसने बताया कि कैसे कुछ लोग अपनी तमन्नाओं को पूरा कर आगे बढ़ जाते थे और पीछे के लोग जीवन भर के लिए टूट जाते थे। गुरु आनंद ने अध्यात्म और यौनिकता के बीच की सूक्ष्म रेखाओं को समझाया। धर्म या ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी इच्छाओं को दबा दो, बल्कि यह है कि तुम उन्हें समझकर संतुलन से जियो। ध्यान तुम्हें बताता है कि जिस क्षण में तुम संतुलन खोते हो, उसे देखो और फिर निर्णय लो। याद रखना, संयम और संतुलन अलग है। संयम जब मजबूरी बन जाता है तो दर्द देता है, पर संतुलन एक समझदारी है। मुल्ला ने अपनी तरह एक व्यंग्य उछाला और कहा, तो संभोग को बर्तन धोने की तरह कुशलता से करना होगा। सब हंसे, पर गुरु ने गंभीरता से कहा, बर्तन सा उदाहरण गलत नहीं। बर्तन तभी साफ होते हैं जब दोनों का हाथ लगे, एक धोए और दूसरा पानी बदल दे। वही बात संबंधों में भी है। एक का सुख और दूसरा की जिम्मेदारी साथ में चलनी चाहिए। ये लाइन सीधे लोगों के दिल पर उतर गई, क्योंकि वे सब अपने अपने जीवन में इसी तरह के छोटे सहयोग देखते थे। गुरु ने इसे और स्पष्ट किया, ये कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। समाप्ति में गुरु आनंद ने मुल्ला से कहा कि असली वजह जिसके लिए उन्होंने संभोग पर बात की, वो यही थी कि लोग कम समझ और अधिक चाह में उलझकर खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि तुम इसे समझकर दूसरों को बता सको। उन्होंने कहा, तुम जो हंसी बंटाते हो, उसका इस्तेमाल अगर लोग केवल उत्साह के लिए करें तो गलत नहीं, पर अब तुम हंसी के साथ समझ भी बांटो, तभी गांव सुरक्षित रहेगा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, तो मैं अब सिर्फ हंसाऊंगा ही नहीं, सुनूंगा भी और बताऊंगा भी। गुरु आनंद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बरगद की छाया में दोनों खामोशी से बैठ गए। हवा ने पत्तों पर हाथ फिराया जैसे कि किसी ने नई समझ की नींद भर दी हो। कहानी का आखिरी हिस्सा ये बताता है कि कैसे मुल्ला ने अपने अंदाज को थोड़ा बदल दिया। उसने हंसी को नहीं छोड़ा, किंतु अब वो हंसी उन लोगों को बचाने, समझाने और जोड़ने के लिए भी थी। गांव में बातचीत खुली, किशोरों में जागरूकता आई और दंपतियों ने मिलकर निर्णय लेना शुरू कर दिया। गुरु आनंद गांव छोड़कर चला गया, पर उसके शब्द लोगों के बीच घूमते रहे। संभोग का अर्थ संकुचित नहीं, वो जिम्मेदारी और संबंधों की भाषा भी है। और मुल्ला, वो फिर भी बाजार में खड़ा होता, पर अब किसी की आंखों में झांक कर पूछता भी कि क्या सब ठीक है। उसकी हंसी अब केवल मजाक नहीं थी, उसमें समझ और देखभाल का स्वर था, जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाता था। ये कहानी इसलिए खत्म नहीं होती कि विषय खत्म हो गया, ये इसलिए चलती रहती है क्योंकि जब लोग बिना शर्म के ज्ञान बांटते हैं तो जिंदगी की राहें साफ होती हैं और संभोग जैसा विषय भी इंसानियत की भाषा बन जाता है, न कि केवल निजी इच्छा।